Feel me like a Hellcat. एपिसोड के स्टार्टिंग में सीनों में हेड चूइंग का दिखाया जाता है, जो कि लैंगलिंग से कहती है, लगता है तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कुछ बताया नहीं, लेकिन असामान्य प्रतिभा के रूप में मुझे यकीन है कि आपने इसके बारे में सुना होगा और तुम मैरिज डिपार्टमेंट में शामिल हो जाओ। तभी पेन कहता है, हेड चूइंग बच्चे को मत डराओ। हेड चूइंग कहते हैं, मैं सिर्फ उसकी हेल्प कर रही हूँ, ये अब एक इंक रीडिंग में शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं, असामान्य प्रतिभाओं को अनुमति नहीं है स्वतंत्र रूप से शादी करने की। तभी पेन कहता है, लेकिन तुम उससे उसकी आजादी नहीं छीन सकती। लियान काफी अमीर है, फिर भी उसने पंजीकृत करवाया, क्योंकि असामान्य प्रतिभाओं के लिए एकमात्र रास्ता है पंजीकृत करवाना। ये मैरिज डिपार्टमेंट में शामिल होने का कॉन्ट्रैक्ट है, इस पे अपने हस्ताक्षर करे और इसे मेरे पास मैरिज डिपार्टमेंट में ले आए। तभी वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन हमें वेची का दिखाया जाता है, जो कि कुछ सोच रहा था। तभी उसे एक आवाज आती है। तभी वो बाहर जाके देखता है, जो कि युआन थी और वो अपने मास्टर को बुला रही थी। वो कहती है, मास्टर मैं जानती हूँ कि आप यहाँ हैं, बाहर आइए। तभी पेन वहाँ आ जाता है और कहता है कि आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। तभी युआन वहाँ आ जाती है और उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, वो काले कपड़े वाला आदमी कौन था और आप उसे कैसे जानते हैं और मैंने उसकी एबिलिटी को अवशोषित कैसे कर लिया। तभी पेन कहता है, शांत हो जाओ, एक एक कर पूछो। युआन कहते हैं, ठीक है, पहला है वो काले कपड़े वाला आदमी कौन था। पेन कहता है, उसका नाम जू डेंग है और वो मेरा पुराना मित्र है, जो कि एक असामान्य प्रतिभा है। दूसरों को नियंत्रित करने वाली कठपुतली उसकी शक्ति है। युआन कहते हैं, तो मैंने उसकी शक्ति को कैसे ग्रहण किया। पेन कहता है, ये जानने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ, शायद यही तुम्हारी ताकत है। तभी वेची वहाँ आ जाता है और कहता है, तुम कब तक उसका हाथ पकड़े रहोगे। तभी युआन कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वेची उन दोनों का हाथ छुड़वाते हुए कहता है, क्या ये इतना जरूरी था जो आप लोगों को बात करने के लिए रेड स्ट्रिंग टेम्पल तक आना पड़ा। तभी पेन कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ और तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ। तभी वो वहाँ से जाने लगता है। तभी युआन कहते हैं, मास्टर मेरे पास अभी भी प्रश्न है। तभी वेची उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, नहीं। तभी वो उसे अपने साथ ले जाता है और यूनशिन पवेलियन में ले आता है। अब सीन मॉर्निंग का दिखाया जाता है, जहाँ युआन और युआन का भाई दोनों बातें कर रहे थे। तभी डॉक्टर कोई वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, जो युआन तुम इतने सालों में काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। तभी युआन कहते हैं, मैंने सुना है कि आप मेरी धड़कन का इलाज करने वाले हैं। तभी युआन का भाई कहता है कि हमारी धड़कन के इलाज के लिए हमारे पास एक नुस्खा है, चलो पहले डॉक्टर को बैठने दो और तुम्हें समझाने दो। तभी डॉक्टर कोई कहते हैं कि क्या आपने चुयन माइंड प्रैक्टिस के बारे में सुना है। तभी युआन कहते हैं, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। तभी डॉक्टर कोई कहता है कि बहुत साल पहले नैनजाओ में एक कुशल सन्यासी था, जो पत्थर, सुई, यिंग और यांग अभ्यासों में निपुण था। उसके कौशल बहुत ज्यादा अच्छे थे। वो मरे हुए लोगों को भी वापस जिंदा कर सकता था। जब इस साधु की मृत्यु हुई तो किसी ने इसकी रचनाएं संकलित की एक किताब में, जिसे चुयन माइंड प्रैक्टिस के नाम से जाना जाता है, और उसे च्विंग्यू एकेडमी में दे दिया गया। तब से लेकर अब तक चुयन माइंड प्रैक्टिस को संरक्षित किया गया स्कॉलर रूम में। इसका मतलब है, अगर हम आपकी हालत ठीक करना चाहते हैं तो हमारे पास ये होना चाहिए। युआन कहते हैं, वेची एकेडमी का प्रमुख है, मैं उससे पूछूंगी। युआन का भाई कहता है, चुयन माइंड प्रैक्टिस चिंग्यू एकेडमी का कीमती खजाना है। एकेडमी के प्रमुख सहित इसे पढ़ने की अनुमति किसी को नहीं है। वो पुस्तक किसी को नहीं दी जा सकती, यह उनके कर्तव्यों का अपमान है। इसके लिए उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। तभी युआन कहते हैं, ऐसा क्यों? अगर चुयन माइंड प्रैक्टिस इतनी शक्तिशाली है तो वे इसे किसी और को देखने क्यों नहीं देते। तभी डॉक्टर कोई कहते हैं कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि उस किताब को सीखने के लिए कुछ खास चाहिए। सिंस स्कॉलर रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पर युआन सनी फॉक्स बनकर आई थी और एक गार्ड को बेहोश कर उसके पास से स्कॉलर रूम की चाबियां ले लेती है और स्कॉलर रूम के अंदर जाती है, जहाँ पर वो चुयन माइंड प्रैक्टिस की किताब ढूंढ रही थी। आखिरकार थोड़ी देर मेहनत करने के बाद उसे वो किताब मिल जाती है, जिसे खोलकर वो पढ़ने लगती है। जैसे ही वो किताब पढ़ती है, उसका माइंड लूज हो जाता है। उसको डॉक्टर कोई की बातें याद आती है, जिसने कहा था कि चुयन माइंड प्रैक्टिस करने के लिए मानसिक स्थिति से गुजरने की जरूरत है। यह आपको भ्रमित कर सकता है या आप अपना दिमाग भी खो सकते हैं या आप आंतरिक चक्र से मर भी सकते हैं। अब सीन वेची का दिखाया जाता है, जो कि स्कॉलर रूम के पास से जा रहा था। तभी उसे एक गार्ड बेहोश पड़ा हुआ दिखता है। तभी वो स्कॉलर रूम के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे सनी फॉक्स का मार्क्स मिलता है। तभी वेची कहता है, मुझे पता था कि यह तुम हो सनी फॉक्स, अंत में तुम मुझे मिल ही गए। तभी वो अपनी तलवार निकालकर उसके पास जाने लगता है।
जैसे ही वो उसका चेहरा देखता है और कहता है युआन, तभी वो उसे उठाता है, उसके पास में पड़ा चुएन माइंड प्रैक्टिस देखता है, कहता है क्या तुमने इसका अभ्यास किया? तभी युआन कहते हैं वेइची कहता है क्या चल रहा है? तभी वो उसे किस करने जाती है, तभी वेइची उसे दूर हटाता है और कहता है क्या तुम यहाँ लोगों को आकर्षित करने के लिए आए हो? वो फिर से उसे किस करने के लिए जाती है। वेइची कहता है क्या तुम जाग रहे हो? और अब इस बार वेइची उसे किस करने के लिए जाता है। अब सीन युआन के भाई का दिखाया जाता है जो कि अपने फादर को लेटर लिख रहा था। उसे कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है, लोग कह रहे थे कि स्कॉलर रूम में एक चोर घुस गया जो जल्दी से अंदर घुसा और बाहर निकल गया। मुझे पूरा यकीन है ये चोर सनी फॉक्स है। तभी युआन का भाई दरवाजा बंद करके अंदर जाता है जहाँ पर वेइची युआन को लेकर आया हुआ था। युआन का भाई कहता है युआन को क्या हुआ है? तभी वेइची कहता है वो कुछ दिनों के लिए कोमा में चली गई है। युआन का भाई कहता है ये कैसे हुआ? तभी वेइची कहता है कि चुएन माइंड प्रैक्टिस एक खतरनाक चीज है, बिना किसी आधार के इसकी प्रैक्टिस करना ये पागलपन की ओर ले जाता है। तभी युआन का भाई नीचे बैठकर कहता है किताब चुराने का विचार मेरा था, कृपया युआन को बख्श दे। तभी वेइची कहता है अगर मैं इसे सजा देना चाहता तो क्या मैं इसे यहाँ लेकर आता? अब खड़े हो जाओ। तभी वो युआन को उसे देता है और कहता है पूरी छिंग्यू एकेडमी में सबसे सुरक्षित स्थान निर्देश कक्ष है। हम केवल कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ छिपा सकते हैं और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अब सीन वेइची का दिखाया जाता है जो कि शेंग पवेलियन में खड़ा था। तभी वहाँ एकेडमी के सारे लोग आ जाते हैं। तभी वेइची कहता है स्कॉलर रूम में हुई चोरी एक गंभीर मामला है। एकेडमी के प्रमुख के रूप में इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, इसीलिए मैं आज एकेडमी के सारे अधिकारों का त्याग करता हूँ। तभी वो अपनी अंगूठी, बेल्ट और अपना कोट निकाल कर वहाँ रख देता है और वहाँ से चला जाता है। अब सीन लैंगलैंग का दिखाया जाता है जो कि मैरिज डिपार्टमेंट में आया था और तभी वो हेड चुइंग के पास जाता है और कहता है कि परवाह करने का नाटक मत करो क्योंकि तुम नहीं करती और तुमने जो कहा था उसे याद रखना। तभी हेड चुइंग कहती है अगर मैंने लियान को रिहा नहीं किया। तभी लैंगलैंग कहता है तुम। तभी उसके गले से खून निकलने लगता है। हेड चुइंग कहती है ये सब तभी होगा जब तुम अपनी शक्तियों से दूसरों को चोट पहुँचाने का प्रयास करोगे। वैसे मैरिज डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है और अपना खून पोंछ लो। तभी वो वहाँ से चली जाती है। सीन युआन का दिखाया जाता है जो कि बेहोश थी। तभी वो जाग जाती है। युआन का भाई युआन से कहता है तुम जाग गई? तभी युआन कहती है मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तो स्कॉलर रूम में चुएन माइंड प्रैक्टिस कर रही थी। तभी युआन का भाई कहता है चुएन माइंड प्रैक्टिस करने से तुम्हारे दिमाग में गड़बड़ हो गई थी और डॉक्टर कोई का जादू भी टूट गया और तुम लगभग पागल हो गई थी। सौभाग्य से वेइची वहाँ समय पर पहुँच गया, अन्यथा और भी बुरा हो सकता था। युआन कहते तो वेइची ने मुझे बचाया, कहाँ है वो और वो यहाँ हमारे साथ क्यों नहीं है? सीन यूनशेंग पवेलियन का दिखाया जाता है जहाँ युआन वेइची को ढूंढ रही थी। तभी पीछे से लिमियन कहता है वो यहाँ नहीं है और शायद वो अब लंबे समय तक यहाँ नहीं रहेगा। युआन कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? तभी लिमियन कहता है वेइची ने एकेडमी के सारे अधिकार त्याग दिए हैं। युआन कहते है पर क्यों? तभी लिमियन कहता है अगर सनी फॉक्स सामने नहीं आता तो वेइची हमेशा सस्पेक्ट रहेगा, इसीलिए उसे खुद को हटाना पड़ा। तुम्हें क्या लगता है? ऐसा करके वो विरोध करने की कोशिश कर रहा है। कहते अब वो कहाँ है? लिमियन कहता है कौन जानता है, शायद वो छात्राओं से निम्नतम सबसे गरीब छात्रावास में रह रहा है। तभी युआन उसे एक पंच मारती है। लिमियन कहता है तुम ये क्या कर रही हो? युआन कहती है कि तुमने मुझे नाराज किया है, वो चाहे कितना भी पागल हो पर तुम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते। अगर तुमने उसका फिर से मजाक उड़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वो वहाँ से चली जाती है। लिमियन कहता है दोनों पागल है। अब सीन युआन का दिखाया जाता है जो कि वेइची को ढूंढते हुए फोंगयुएन पवेलियन तक आ गई थी, जहाँ पर उसे लैंगलैंग की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि तुम्हारे पास एक बढ़िया यूनशेंग पवेलियन था, तुम इस गंदी जगह पर क्यों आए हो? क्या तुम मकड़ी की परी की तलाश कर रहे हो? वेइची कहता है तुम्हें क्यों परवाह है कि मैं कहाँ रहता हूँ? लैंगलैंग कहता है क्या तुमको लगता है कि मैं देखभाल करने वाला हूँ? और युआन कहाँ है? क्या तुमने उसके लिए एकेडमी के प्रमुख होने के सारे अधिकार छोड़ दिए? क्या तुम पागल हो? ली शेंग से जीतने के लिए बस तुम्हें एक पावर वर्ड की जरूरत थी, तुमने मुझे अपने साथ क्यों नहीं लिया? वेइची कहता है कि भले ही तुम उस पर पावर वर्ड का उपयोग करो पर दूसरों के बारे में क्या? लैंगलैंग कहता है तुम बहुत ज्यादा त्याग कर रहे हो, क्या तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा? वेइची कहते हैं मैं भी तुमसे यही पूछना चाहता था। एक आदमी जो स्वतंत्र रहना पसंद करता है वो लियान की खातिर मैरिज डिपार्टमेंट का गुलाम बन गया, और वैसे भी ज़ो युआन के लिए ये त्याग तो कुछ भी नहीं, ये कुर्बानी नहीं है। तभी युआन अंदर आती है और वेइची का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम्हें एकेडमी में प्रथम रहना पसंद नहीं था या तुम्हें यूनशेंग पवेलियन से नफरत थी? तुम्हें इसकी परवाह क्यों नहीं है?
और वो मैं ही हूँ जिसे वो सजा मिलनी चाहिए। तभी वो जाने लगती है। तभी वेजी लैंगलिंग को इशारे में कहता है कि उसे रोको। तभी लैंगलिंग अपने पावर का यूज करता है और जो युआन को वहीं गिरा देता है। तभी वेजी कहता है क्या तुम इसे धीरे से नहीं कर सकते थे। तभी वो युआन के पास जाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, मुझे माफ कर दो। तभी लैंगलिंग कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। और तभी वो वहां से भाग जाता है। तभी वेजी युआन से कहता है तुम्हारी नाक से खून निकल रहा है। सीन लैंगलिंग का दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट के अंदर जाने ही वाला था। तभी एक आदमी बाहर आता है और कहता है कि आप मिस्टर लैंग है ना? दूसरी मंजिल पर आपके लिए प्राइवेट रूम तैयार है। लैंगलिंग कहता है दूसरी मंजिल प्राइवेट रूम। वो आदमी उसे ऊपर ले जाता है और खाना सर्व करता है। तभी मिस लिन वहाँ आ जाती है और कहती है कि ये सब मैंने किया है, ये मेरे धन्यवाद कहने का एक तरीका है। अगर तुम्हें तियानशान रेस्टोरेंट पसंद है तो इसे मैं तुम्हारे लिए खरीद सकती हूँ। लैंगलिंग कहता है मैं जानता हूँ कि तुम अमीर हो, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे तुम्हें इस तरह मेरा धन्यवाद करना पड़े और तुम्हें तुम्हारा पैसा इस तरह खर्च नहीं करना चाहिए। मिस लिन कहती है सच में? तो अचानक से एक स्वतंत्र आदमी ने मैरिज डिपार्टमेंट का प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर लिया? तभी लैंगलिंग कहता है ये मेरे और चुइंग के बीच की बात है, तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। और वैसे भी मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, मैं आपको मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मिस लिन कहते हैं वो मुझ पर निर्भर करता है कि मुझे धन्यवाद देना है या नहीं। अगर मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ तो तुम्हें इसे लेना चाहिए। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।